अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माशिकिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द रेनिट्री। प्रीवियसली मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर मतलब स्टेप 6 का मैंने पार्ट ए अपलोड किया था। नाउ उसी चेन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पार्ट बी आज मैं अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं उसी को कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, के एल्टीट्यूड के बढ़ने से मतलब अगर लेट सपोज बॉडी कहीं अर्थ की सरफेस से मौजूद है, वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रही है, तो उस वक्त ग्रेविटी क्या हो रही है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी ऊंचाई पे जा रही है, किसी हाइट पे जा रही है। तो सही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस वैल्यू इनटू जी। वैल्यू क्या होता है कि वो वैल्यू है जितना बॉडी अर्थ के ऊपर गई है, ठीक है। इसको हम एच कह सकते हैं, हाइट होती है, बट ये इन टर्म्स ऑफ आर ई होना चाहिए, याद रखना हमेशा इन टर्म्स ऑफ आर ई होना चाहिए, कि वो आपको बताएगा कि बॉडी जो ऊपर गई है वो कितना ऊपर गई है। ट्वाइस ऑफ आर ई गई है, थ्राइस ऑफ आर ई गई है, 1/2 ऑफ आर ई गई है, तो आपको बताएगा कि बॉडी आपकी कितने ऊपर जा रही है, ठीक है। तो क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। वो कह रहा है कि जो पॉइंट है, वो जो हाइट कवर की है उसने, जो अर्थ का रेडियस है उतना ही कवर किया है। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जितनी वैल्यू होगी उतना ही आपका कोफिशिएंट आएगा। जैसे लेट सपोज मैं बोलूँ भाई बॉडी ने 2 RE डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है जी डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस, चूंकि RE कितना है यहाँ पे, एच कितना है, जितना अर्थ का रेडियस है, मतलब जो बॉडी ऊपर गई है वो उतनी ऊपर गई है जितना अर्थ का रेडियस है। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये आपके वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास जी डैश, यहाँ पे आ जाएगा जी, तो इट विल बी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 1/4 इंटू जी। इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो 4 टाइम्स जो है वो कम हो गई है जब बॉडी अर्थ की रेडियस से उतना ही ऊपर जाए जितना अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अगला देखते हैं कि द 3 टाइम्स अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जो बॉडी ऊपर गई है वो 3 टाइम्स गई है, इसका मतलब ये होगा यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, यह आएगा 2, यह जाएगा 5, सही है, 5 हो गया। 2 प्लेट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, इसका स्क्वायर भी लेंगे, इसका स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, तो 4 प्लेट के ऊपर जाएगा तो ये होगा 4/25 ऑफ RE जी। तो जो ग्रेविटी है वो 4/25 जो है वो टाइम्स जो है वो बढ़ गई है या कम हो गई है, ऑब्वियस बात है कम हो गई है, 4/25 की वैल्यू 1 से कम आएगी, इसका मतलब ग्रेविटी कम हो गई है, सही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अभी जो हम बात कर रहे थे वो एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे कि बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रही थी, अब क्या हो रहा है, अब बॉडी अर्थ की सरफेस से नीचे आ रही है। अब ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जितनी बॉडी डेप्थ में जा रही है, इसको मैं बोलूंगा डी, बट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ RE, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता, हमें इन टर्म्स ऑफ RE बताता है कि जो आपके पास जो डेप्थ है वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ है, वो कितना डेप्थ है, कि 1/3 ऑफ RE ये डेप्थ हुआ है या फिर 1/4 RE डेप्थ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो पहला पूछ रहा था वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ 1/3 ऑफ RE, वो बोल रहा है कि जो बॉडी है वो 1/3 डेप्थ में चली गई है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू 1 - 1/3 इंटू जी, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 ऑफ जी। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी है वो 2/3 टाइम्स जो है वो कम हो गई है, सही है। चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगा, इसका मतलब है थोड़ी सी 2/3 टाइम्स जो है वो कम हो गई है। अच्छा अगला देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ 1/2 ऑफ RE। वो कह रहा है कि भाई बॉडी जो है वो हाफ ऑफ RE डेप्थ में गई है, तो उस पर ग्रेविटी कितनी है, तो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, जी डैश इज इक्वल टू 1 - 1/2 ऑफ जी। अच्छा ये जी ग्रेविटी होती है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बचेगा, ये जी हो जाएगा। इसका मतलब है अगर बॉडी हाफ टाइम्स ऑफ RE डेप्थ में जाती है तो उसमें ग्रेविटी 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, आपके पास फॉर्मुले बड़े बड़े फॉर्मुले होते हैं, 1 - d/RE इंटू जी फॉर्मुला होता है, थोड़ा टिपिकल फॉर्मुला है, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, याद हो भी जाए तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपके पास शॉर्ट में ट्रिक्स दी है कि आपको विद इन अ सेकंड ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स जो MCQ थे ECAT MCAT के अंदर, चाहे वो आप डाउ का टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो आप एनरी का टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो आप डाउट का टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो आप NTS का टेस्ट दे रहे हो, तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ हाफ मिनट ये आपके पास MCQ सॉल्व हो सकता है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज वेरिएशन ऑफ जी ऑन अदर प्लैनेट्स। कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जैसे वो बोलेगा भाई कि अर्थ पे जो भी ग्रेविटी है वो ठीक है, अब
वो बॉडी जो है वो दूसरे प्लेनेट में चली गई है, तो उस प्लेनेट में ग्रेविटी क्या है वो मांगने के लिए एमसीक्यूज में आता है। तो वो हमेशा दो चीजें देते हैं, एक तो वो मास देते हैं और वो रेडियस देते हैं। अच्छा, वो मास को इस तरह नहीं देते कि भाई मास ये है, तो वो इस तरह देते हैं कि मास जो है वो अर्थ के मास से इतना ज्यादा है या इतना कम है, या रेडियस अर्थ की रेडियस से इतना कम है इतना ज्यादा है, तो उस तरह वैल्यू देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, g dash इक्वल टू मास वैल्यू अपॉन रेडियस वैल्यू का स्क्वायर इनटू g। मास वैल्यू हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ देंगे, और रेडियस ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द g ऑन x प्लेनेट वेयर मास एंड रेडियस आर ट्वाइस ऑफ द अर्थ रेडियस, अर्थ सरफेस, द अर्थ रेडियस, सॉरी ये एरर है, अर्थ रेडियस एंड मास, अर्थ बाकी अर्थ काफी है। वो बोल रहा है कि जो मास है वो और रेडियस है वो अर्थ के ट्वाइस हो गया है, मतलब जो अर्थ का रेडियस है और जो मास का रेडियस है, अगर हम प्लेनेट एक्स की बात करेंगे तो उसका जो मास है वो 2me है और रेडियस जो है वो 2re है। इस सिनेरियो में फॉर्मूला क्या ये यूज होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, मास कितना है, ट्वाइस है, अर्थ ये कितना है, ट्वाइस है, इंटू जी, एक टू से एक टू गया, तो जी डैश कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ जी। इसका मतलब है उस प्लेनेट की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से हाफ है। ठीक है गाइस, इस न्यूमेरिकल में हम अगर थोड़ा पढ़ें, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इफ द मास ऑफ द प्लेनेट इज 10% लेस देन द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द 20% ग्रेटर देन द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी विल बी। वो कह रहा है कि भाई अब जो मास जिस प्लेनेट में हम अर्थ ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं उसका जो मास है वो 10% कम है अर्थ के मास से और 20% ग्रेटर है अर्थ के रेडियस से। तो फॉर्मूला तो भी यूज होगा जो हमने लिखा है अभी, जी डैश इज इक्वल टू मास वैल्यू डिवाइड बाय रेडियस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें हमेशा जब भी इन टर्म्स ऑफ परसेंट गिवन हो तो जहां लेस का वर्ड यूज होगा वहां माइनस कर देंगे 100 से, और जहां ग्रेटर का वर्ड यूज होगा वहां हम ऐड कर देंगे 100 में। जैसे यहाँ पे मास जो है वो 10% कम हो गया है, तो इस सिनेरियो के अंदर 100 माइनस 10 क्या होता है, 90। तो ये मास को हम लिखेंगे 90/10, 90/100, क्योंकि इंटर परसेंट गिवन है तो 100 लिखेंगे। और अर्थ रेडियस जो है के मुकाबले में 20% बढ़ गया है, तो उसको बोलेंगे 100 + 20 120, ये रहेगा 120/100 ये होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 90/100, ये प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 100/120 इंटू 120 इंटू जी, ठीक है। ये प्लेट के ऊपर आ गया, इसको स्क्वायर पे ले लिया मैंने, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 गया, 3 3 9 3 6 3 3 6 3 4 12 3 4 12, ठीक है। 2 2 4 2 5 10 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 5 10, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 25 5 2 10 5 4 20, ठीक है। और कट रहा है ये बचेगा आपके पास 15/24 और यहाँ पे इंटू जी, 6 से कट रहा है, 3 5 15 3 8 24, तो बचेगा यहाँ पे 5/8 इंटू जी। जो ग्रेविटी है वो 5/8 इंटू जी हो गई है। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर से इसलिए नहीं किया क्योंकि नस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हमें खुद काटना पड़ेगा, तो मैंने इसको काटे दिखाते किस तरह कट रहा है। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल आप ये वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपके पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, 5/8 आपको वहां से दे देगा। तो ग्रेविटी जो है वो 5.5/8% जो है वो डिक्रीज हो गई है, 5.5/8 टाइम्स डिक्रीज हो गई है जब मास जो है वो 10% लेस हुआ और रेडियस 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, दो टॉपिक्स हमारे जो मेन टॉपिक वो रह गए हैं। पहला है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, दैट इज स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपके पास है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेस की, ठीक है, तो स्पेस में इतनी ग्रेविटी नहीं होती है कि हम अपनी बॉडी को स्टेबल रख सकें या वहां पर कोई हम काम कर सकें।
ठीक है। जैसे एस्ट्रोनॉट अगर किसी स्पेस पे जाते हैं या मून पे जाते हैं कोई एनालिसिस करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उनको वहाँ पे बैठ के पेपर वर्क भी करना होता है, वहाँ पे खाना भी खाना होता है, ठीक है। चूंकि वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद नहीं है तो उस वजह से वहाँ पे हम ना ही स्टेबिलिटी की तो स्टेबल रह सकते हैं, ना ही हम वहाँ पे खाना खा सकते हैं, ना कोई पेपर वर्क कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन की या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किया कि वो ये चाह रहे थे कि कुछ भी करके वहां पे हम ग्रेविटी पैदा करते हैं जिसकी वजह से हम वहां पे खाना खा सकें या फिर हम वहां पे बैठे काम कर सकें। तो उन्होंने एक आइडिया दिमाग में आया, उन्होंने एक इस शेप का कंपार्टमेंट लिया जो उसमें 2 कंपार्टमेंट थे, एक कंपार्टमेंट ये था, एक कंपार्टमेंट ये था। इनका जो टोटल लेंथ था वो दैट इज एल, इसको हम डायमीटर कहेंगे, जो कि रेडियस के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या किया, इस टनल को उन्होंने स्पिन करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, स्पिन करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली बात है जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। जैसे अर्थ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा होता है जिसकी वजह से वहां पे ग्रेविटी पैदा होती है। इसी तरह यहाँ पे इस कंपार्टमेंट को, इस टनल को इतनी फ्रीक्वेंसी से हम इसको स्पिन करवाएं कि वहां पे ग्रेविटी पैदा हो जाए। दैट ग्रेविटी इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो हम एक्चुअली हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करनी होती है उस स्पेस के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट जी अपॉन आर। आर इज द रेडियस, दैट इज द हाफ ऑफ द लेंथ एंड द हाफ ऑफ द डायमीटर। जी इज द ग्रेविटी दैट वी वांट टू प्रोड्यूस। वो ग्रेविटी होती है जो हमें प्रोड्यूस करनी होती है। तो हमारे पास जो मेन जो ग्रेविटी है 9.8 है। अगर मैं यहाँ पे 9.8 रखूंगा और उस टनल की रेडियस रखूंगा और उसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं किस फ्रीक्वेंसी से उस कंपार्टमेंट को स्पिन कराऊं ताकि वहां पे ग्रेविटी पैदा हो जाए, ताकि हम यहाँ बैठ के हम काम कर सकें या खाना खा सकें, यहाँ पे कोई भी चीज हम कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये आता है कि लेट्स सपोज एक एस्ट्रोनॉट या एक साइंटिस्ट प्लैनेट के ऊपर है या किसी सैटेलाइट के ऊपर है एंड दे आर सपोज टू प्रोड्यूस ग्रेविटी देयर। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी पैदा करनी है और इतनी ग्रेविटी पैदा करनी है कि वो बैठे काम कर सकें। तो ग्रेविटी पता है 9.8 ग्रेविटी पैदा हो जाएगी तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो तुम्हें वो आपको टनल की लंबाई देंगे, सही है, और बोलेंगे भाई कितने स्पिन से इसको मैं घुमाऊं, कितने स्पिन से मैं इसको रोटेट करवाऊं, कितनी रेवोल्यूशन पर सेकंड से घुमाऊं तो वहां पे ग्रेविटी पैदा हो जाए। तो आपके पास जो डेटा गिवन होता है, डायमीटर गिवन होगा या लेंथ गिवन होगा, उसको हाफ कर दो रेडियस आ जाएगा। ग्रेविटी 9.8 होती है, रेडियस में गिवन है पाई, यू नो दैट 3.14। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी से, या मतलब कितना रेवोल्यूशन पर सेकंड से अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं, इसका आंसर आएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना रेवोल्यूशन में दूं कि वहां पर ग्रेविटी पैदा हो जाए। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू रेवोल्यूशन पर मिनट, तो जो आंसर आएगा अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे जो आने वाला आंसर होगा वो रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर आप चाहें तो अगर आप वहां पे ग्रेविटी पैदा करना चाहें तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसलिए कहते हैं कि हमने ग्रेविटी पैदा की है, नेचुरल ग्रेविटी नहीं है। नेचुरल ग्रेविटी जो अल्लाह का निजाम है, जो अल्लाह ने निजाम बनाया है कि अर्थ एक स्पिन से रोटेट करता है जहां पे ग्रेविटी पैदा होती है, इसको हम नेचुरल ग्रेविटी कहते हैं, इसको हम छेड़ नहीं सकते। बट ये जो ग्रेविटी हम पैदा कर रहे हैं वो इंसान की पैदा की हुई ग्रेविटी है, एक्सपेरिमेंट से की हुई ग्रेविटी है, जो कि हम स्पिन करके निकालते हैं। तो इस ग्रेविटी को हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। और स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी इसको कह रहे हैं कि हम स्पिन करवा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, वेटलेस इन सैटेलाइट, कि हमें एक्चुअली ये देखना है कि जो हमारा वेट है, अगर हम सैटेलाइट पे जाते हैं तो हमारा वेट 0 हो जाता है। तो किस बिना पे 0 होता है तो उसको हम देखते हैं। तो आपके पास 3 केसेस के जो होते हैं, 1, 2 और 3, मतलब एलिवेटर के 3 केसेस हैं। या तो एलिवेटर जो है वो ऊपर जाएगा, सही, एलिवेटर से समझ लेते हैं, या एलिवेटर या लिफ्ट ऊपर जाएगा, पहला केस। या बल्कि पहला केस ये होगा कि एलिवेटर रेस्ट के ऊपर है, ना ऊपर जा रहा है निचे जा रहा है, तो ये एलिवेटर रेस्ट के अंदर है, ये पहला केस है। एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ये सेकंड केस है। एलिवेटर नीचे आ रहा है, थर्ड केस है। तो पहला केस क्या है कि एलिवेटर इज एट रेस्ट। पहला केस क्या है, एलिवेटर इज एट रेस्ट। कि एलिवेटर जब रेस्ट में है तो उस वक्त क्या चीजें हैं मौजूद हैं, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज ये आपके पास एलिवेटर है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास टेंशन यहां पे जा रही है। अच्छा, 2 चीजें हैं, एक तो एलिवेटर में मौजूद बंदे का वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक तो टेंशन जो इस स्ट्रिंग के अपोजिट में एक्ट करेगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल वेट। जो ये W है ना, इसको बोलेंगे एक्चुअल वेट। ये वो वेट है जो बंदे का एक्चुअल वेट है, या जो हमारा एक्चुअल वेट है जो हम वहां खड़े हुए हैं। और एक ये टेंशन है, इसको T कहेंगे या इसको मैं एपरेंट वेट कहूंगा।
ये एपरेंट वेट है। सही है भाई। अब ना ही बॉडी नीचे आ रही है ना ही बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब होगा इस सिनेरियो के ऊपर बॉडी का जो एक्चुअल वेट है और जो एपरेंट वेट है वो बराबर होगा। सही है। नेक्स्ट केस, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड। एक एलिवेटर है, अब एलिवेटर ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्चुअल वेट। इसको मैं एपरेंट वेट कहूंगा, वी एफ डब्ल्यू ऑफ एपरेंट। ठीक है, अब जो नेट फोर्स होगी वो कैसे निकलेगी, हमेशा याद रखें नेट फोर्स निकलती है बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। ठीक है, अच्छा चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है इसका मतलब है ये फोर्स ज्यादा होगी, ये फोर्स कम होगी, तो क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट। नेट एफ नेट बराबर होगा एम ए के, एपरेंट वेट को एपरेंट वेट कहेंगे और ये हो जाएगा mg। mg घुमा ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एम ए प्लस mg। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपरेंट वेट है वो mg से बढ़ गया है। मतलब अगर बॉडी एलिवेटर पर जाता है तो हमारा जो एपरेंट वेट है, हमारा जो फर्ज किया हुआ मतलब बाद में जो हमारा वेट हो गया है वो हमारा एक्चुअल वेट से बढ़ गया जब हम ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट केस है केस 3। इस केस के अंदर बॉडी नीचे आ रही होती है, व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड। एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड, जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव होगा इस सिनेरियो के अंदर जो नेट फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा, एफ नेट इज इक्वल टू वेट ज्यादा है एपरेंट वेट कम है तो एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट, ये हो जाएगा एम ए, ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब है जो एपरेंट वेट है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। अच्छा एक और कंडीशन है, लेट सपोज मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जरा ये एक ही बोर्ड में इसको पूरा कंप्लीट करना है। अगर ऐसा हो जाए कि जो एलिवेटर है जो एक स्ट्रिंग से लगा हुआ है, अगर ये हो जाए कि यहां से एलिवेटर कट हो जाए, सही, स्ट्रिंग क्या हो गई, टूट गई है, देन एलिवेटर नीचे मूव होगा। सही है। अच्छा अब देखते हैं नीचे मूव होगा तो केस हम यूज करेंगे कि याला सिनेरियो है, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर होगा mg माइनस ma। ठीक है, ये आपको पता है जब भी फ्री फॉल मोशन होता है तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, ये फ्री फॉल मोशन है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ब्रेक हो गया यहां से। जब यहां से ब्रेक हो गया तो उस सिनेरियो के अंदर एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटी के अंदर, तो जहां जहां एक्सेलरेशन आ रहा है हम ग्रेविटी डाल देंगे, कैंसिल आउट हो गया, तो एपरेंट वेट क्या हो गया, 0 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि कभी भी अगर आप एलिवेटर में मौजूद हो और एलिवेटर का स्ट्रिंग कट डाउन हो जाए तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो वेट है वो 0 हो जाता है, और यही कॉन्सेप्ट वेटलेसनेस के अंदर काम करता है। क्या काम करता है, चूंकि आप पे किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको जो एपरेंट वेट है वो 0 हो जाता है, और दिस केस इज अ सिंबल ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट।